पिछले एक साल में अगर किसी सेक्टर ने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दिए हैं तो वो है निफ्टी मेटल, followed by Nifty Defense, Nifty Auto, Pharma and Healthcare. But do you know what is that one common thing fueling all these sectors? Welcome to another episode of Markets Decoded, where every episode we take one big market topic, cut through the noise and decode it so your money decisions are driven by clarity, not headlines. I'm Kanishka Gupta and let's get started. आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े, सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे कॉन्सिक्वेंशियल सेक्टर की। हम सिर्फ कंपनीज लिस्ट नहीं करेंगे, हम हर लेयर का इकोनॉमिक्स समझेंगे। कैसे क्रूड ऑयल का प्राइस एक कंपनी को रिच बनाता है तो दूसरी को बैंकरप्ट, कैसे एक ट्रांसफार्मर का लीड टाइम आपके पोर्टफोलियो के लिए मैटर करता है और कैसे एक स्मार्ट मीटर एक पूरे सेक्टर को टर्न अराउंड कर सकता है। तो ग्रैब योर नोटबुक, दिस वन इज इंटेंस। लेट्स डिकोड इंडियाज एनर्जी सेक्टर। निफ्टी एनर्जी, जिसमें 40 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसका मार्केट कैप है 66 लाख करोड़ रुपीस और 66 ट्रिलियन, विच इज ऑलमोस्ट 2.75 टाइम्स बिगर इफ यू कंपेयर इट विद निफ्टी आईटी, जिसका मार्केट कैप is 24 lakh crore rupees. जनवरी 2026 तक इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी 520 गीगावाट्स क्रॉस कर चुकी है। इसमें से 52% नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आता है, लाइक सोलर, विंड, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर। लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स समझना जरूरी है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में कोल का शेयर रिड्यूस हो रहा है, लेकिन एक्चुअल जनरेशन में कोल अभी भी 70% के अराउंड है। क्यों? बिकॉज सोलर और विंड एनर्जी डिपेंडेंट है वेदर कंडीशंस पे, लाइक सनलाइट और विंड, बट कोल 24/7 चलता है, इंक्लूडिंग क्राइसिस। फॉर इंस्टेंस, जब इस साल ईरान कॉन्फ्लिक्ट ने एलएनजी सप्लाई डिस्टर्ब किया था तो कोल ने गैप फिल किया है। इंडिया के एनर्जी सेक्टर को 7 लेयर्स में डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट लेयर इज फ्यूल एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, जिसमें कोल माइनिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन आता है और रिन्यूएबल एनर्जी साइट्स भी आती है। सेकेंड लेयर इज पावर जनरेशन, जिसमें थर्मल, सोलर, विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर इंक्लूड है। थर्ड लेयर इज ट्रांसमिशन एंड ग्रिड, जिसमें हाई वोल्टेज लाइंस, सबस्टेशंस और ट्रांसफार्मर्स आते हैं। फोर्थ इज एनर्जी स्टोरेज, जिसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और BESS, विच इंक्लूड्स पम्प्ड हाइड्रो और ग्रीन हाइड्रोजन स्टोरेज आते हैं। फिफ्थ लेयर इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल, जो डिस्कम्स, स्मार्ट मीटर्स और लास्ट माइल कनेक्टिविटी हैंडल करता है। द सिक्स्थ लेयर इज इक्विपमेंट एंड EPC, जिसमें सोलर मॉड्यूल्स, टर्बाइंस, इन्वर्टर्स और कंस्ट्रक्शन आते हैं। सेवेंथ लेयर इज न्यू एनर्जी वेक्टर्स, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन, बायोफ्यूल्स और कार्बन कैप्चर जैसे फ्यूचरिस्टिक बेट्स शामिल होते हैं। ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज 2030s के एनर्जी मैप को पूरी तरह बदल देंगी। नाउ इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट 3 layers and the rest in the part 2 of the series, so don't forget to subscribe. Number 1, fuel and resource extraction. Now this is where energy begins: mining, drilling and harvesting. ये upstream layer है, coal mine से निकालना, crude oil drill करना, natural gas extract करना और renewable resource sites secure करना। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है, लेकिन यहाँ एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। इंडिया अपना ज्यादातर फ्यूल इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल में 85 to 90% इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, वहीं नेचुरल गैस में अराउंड 50%। कोल में पिक्चर अलग है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन 1 बिलियन टन क्रॉस कर चुकी है FY25 में। कोल इंडिया के लिए अराउंड 80% सप्लाई करती है। ये लेयर में अपस्ट्रीम वर्सेस डाउनस्ट्रीम बिजनेस समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज सेम ऑयल एंड गैस सेक्टर में 2 स्टॉक्स बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करते हैं। अपस्ट्रीम कंपनीज जैसे ONGC, ऑयल इंडिया, ये क्रूड ऑयल निकालते हैं। जब क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ता है, इनकी रियलाइजेशन बढ़ती है। मार्च 2026 में जब ब्रेंट ने $100 क्रॉस किया था, इनके स्टॉक्स रैली किए थे। वहीं डाउनस्ट्रीम कंपनीज लाइक IOC, PPCL, HPCL ये क्रूड खरीदती हैं, रिफाइन करती हैं और पेट्रोल डीजल बेचती है। सो जब क्रूड प्राइस बढ़ता है, इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन गवर्नमेंट रिटेल प्राइसेस कंट्रोल करती है तो मार्जिन स्क्वीज हो जाते हैं। मार्च 2026 में OMC स्टॉक्स अबाउट 15 to 20% गिरे थे जब क्रूड $100 क्रॉस किया था। और फिर है मिड स्ट्रीम, गेल, पेट्रोनेट LNG, जो पाइपलाइंस और LNG टर्मिनल्स ऑपरेट करती है। ये क्रूड प्राइस से सबसे कम अफेक्टेड होती है, बिकॉज इनकी रेवेन्यू मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन टैरिफ बेस्ड है। इस लेयर में एक्सपोजर चाहिए तो हियर्स द लिस्ट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज व्हिच इंक्लूड कोल इंडिया, ONGC, ऑयल इंडिया, IOC, BPCL, HPCL, गेल,
Petronet, Vedanta and Adani Group. Of course, this is not an exhaustive list और ना ही ये कोई recommendation है to buy or sell. Layer 2, power generation. इस layer में we will talk about companies converting fuel into power, thermal, solar, wind, hydro and nuclear. India ने FY26 में 52 गीगावाट से ज्यादा नई कैपेसिटी ऐड की, which was all time record. इसमें सोलर ने अराउंड 35 गीगावाट कंट्रीब्यूट करा, थर्मल ने अराउंड 9 एंड विंड ने 5. अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जनरेशन इकोनॉमिक्स हर सोर्स के लिए अलग होती है और वो इकोनॉमिक्स डायरेक्टली स्टॉक बिहेवियर ड्राइव करती है. पहले समझते हैं थर्मल जनरेशन. सी, कोल प्लांट्स का इकोनॉमिक्स सिंपल है. हाई फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल फ्यूल कॉस्ट, प्लांट लोड फैक्टर विच इज PLF, मतलब कितना टाइम प्लांट एक्चुअली चलाती है, ये प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड करता है. अगर PLF 70% से ज्यादा है तो मार्जिन्स हेल्दी है, नीचे गिरता है तो फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन आता है. 2025 में एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट हुआ. कोल प्लांट्स को अब फ्लेक्स करना पड़ रहा है. दिन में जब सोलर जनरेशन पीक पर होती है, कोल प्लांट्स को रैम्प डाउन करना पड़ता है. शाम को जब सोलर चली जाती है, कोल को रैम्प बैक करना पड़ता है. ये साइक्लिंग कोल प्लांट्स की वियर एंड टियर बढ़ाता है और मेंटेनेंस कॉस्ट पुश करता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रिन्यूएबल जनरेशन, सोलर और विंड का बिगेस्ट एडवांटेज, जीरो फ्यूल कॉस्ट. एक बार जब प्लांट सेटअप हो गया, सन और विंड फ्री है. सोलर सिर्फ दिन में जनरेट करता है, विंड सीजनल है, इसलिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर या फिर CUF मैटर करता है. सोलर का टिपिकल CUF अराउंड 20% है, विंड का अराउंड 20 to 30% एंड कोल का 55 to 65%. इसका मतलब 1 गीगावाट सोलर प्लांट 1 गीगावाट कोल प्लांट से कम एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सिर्फ आधी पिक्चर दिखाती है. नाउ हाइड्रो एंड न्यूक्लियर. हाइड्रो पावर का यूनिक एडवांटेज है, ये डिस्पैचेबल है. डैम का गेट खोलो, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ऑन डिमांड, इसलिए हाइड्रो को पीकिंग पावर और ग्रिड बैलेंसिंग के लिए यूज किया जाता है. इंडिया के पास अराउंड 52 गीगावाट इंस्टॉल्ड हाइड्रो है एंड अराउंड 13 गीगावाट इन प्लान्स. न्यूक्लियर अभी सिर्फ अराउंड 8.78 गीगावाट है, लेकिन गवर्नमेंट का टारगेट है 100 गीगावाट बाय 2047. बजट 2025-26 में 16,300 करोड़ रुपीस एलोकेट हुए हैं R&D के लिए टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस. इस लेयर में NTPC, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, टाटा पावर, JSW एनर्जी, NHPC, SJVN और वारी एनर्जीज जैसे स्टॉक से एक्सपोजर मिल सकता है. अगेन दीज आर नॉट रिकमेंडेशंस. लेयर 3, ट्रांसमिशन एंड ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर. अब आते हैं तीसरे लेयर पे. इंडिया का नेशनल ग्रिड 500 गीगावाट से ज्यादा कैपेसिटी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सिंक्रोनाइज्ड ग्रिड्स में से एक है. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन अकेले 85% इंटर रीजनल ट्रांसमिशन कंट्रोल करती है. लेकिन प्रॉब्लम ये है, सोलर और विंड एनर्जी मोस्टली राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में जनरेट होती है. डिमांड सेंटर्स हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, NCR. बीच में ट्रांसमिशन बॉटलनेक है. नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के अंडर 9.15 लाख करोड़ का ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट प्लान है 2032 तक. ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स, डेडिकेटेड RE इवैक्यूएशन लाइंस और हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट HVDC ट्रांसमिशन लिंक्स इंक्लूड करते हैं. अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग सब थीम है ट्रांसफॉर्मर्स. हर पावर प्लांट को ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्मर चाहिए. हर सबस्टेशन, हर सोलर पार्क, विंड फार्म, डेटा सेंटर, फैक्ट्री, सबको ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए. और ग्लोबली ट्रांसफॉर्मर सप्लाई डिमांड से बहुत पीछे है. लार्ज पावर ट्रांसफॉर्मर्स के लीड टाइम्स 24 मंथ्स से ज्यादा हो चुके हैं. स्पेशलाइज्ड यूनिट्स के लिए तो 48 मंथ्स. US एस्टिमेटेड 30% डेफिसिट फॉर लार्ज पावर ट्रांसफॉर्मर्स. Indian manufacturers CG Power, Hitachi Energy India, Transformers and Rectifiers सबके ऑर्डर बुक्स ऑल टाइम हाई पर है. CG Power का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बैकलॉग अराउंड 17,000 करोड़ रुपीस है. रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन प्लस डेटा सेंटर बूम प्लस ग्रिड मॉडर्नाइजेशन एंड एजिंग ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल आर पोलिंग ऑन द सेम लिमिटेड ट्रांसफॉर्मर सप्लाई. इस लेयर में लिस्टेड एक्सपोजर पावर ग्रिड, अडानी एनर्जी, CG Power, हिताची एनर्जी, GE Vernova, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, KEI इंडस्ट्रीज, पॉलीकैप जैसे स्टॉक से मिल सकता है. एनर्जी सेक्टर के वैल्यू चेन की बाकी लेयर्स एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड बैलेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल इक्विपमेंट एंड EPC एंड न्यू एनर्जी सेक्टर हम इस वीडियो की सीरीज के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर वी एंड, लेट्स अंडरस्टैंड दीज फ्रेमवर्क्स. कैपेक्स फ्लो 12.2 लाख करोड़ का बजट कैपेक्स है, विच मीन्स जब गवर्नमेंट इस स्केल पर स्पेंड करती है, पिक एंड शवल कंपनीज, ट्रांसफॉर्मर्स, केबल्स, मीटर्स, EPC सबसे
पहले पेड होती है। जनरेशन कंपनीज के रेवेन्यू से पहले इक्विपमेंट मेकर्स के ऑर्डर बुक भरते हैं। नाउ इनवर्स बेट्स, क्रूड ऊपर गया, अपस्ट्रीम विंस, डाउनस्ट्रीम लूजेस। अगर आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कंपनीज दोनों में इन्वेस्ट करोगे तो ये एक नेचुरल हेज बन सकता है, लेकिन रिटर्न्स भी फ्लैट रह सकते हैं। डेकेड्स में सोचो, क्वार्टर्स में नहीं। 500 गीगावाट्स आज है, 2100 प्लस गीगावाट्स होगा बाय 2047। स्टोरेज में भी ग्रोथ है। ये क्वार्टरली अर्निंग्स का गेम नहीं है, ये स्ट्रक्चरल कैपेक्स साइकिल है। इंडियाज एनर्जी बूम का सबसे बड़ा चंक अभी अनलिस्टेड है। सिफी इन्फिनिट स्पेसेस, जो कि एक डेटा सेंटर कंपनी है, उसने अपना DRHP फाइल किया है। BESS कंपनीज, ग्रीन हाइड्रोजन स्टार्टअप्स, नेक्स्ट 3 to 5 years में काफी एनर्जी IPOs ला सकते हैं। Subscribe and turn on the bell notification for the part 2 of this video. I'm Kanishka Gupta and I'll see you in the next episode. Till then, stay informed and keep investing with fire. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.